टू माय चैनल के हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का पेपर मैथ्स इसकी आज प्रैक्टिस सेट फर्स्ट लेकर आई हूँ। प्रैक्टिस सेट फर्स्ट लाने का जो मेरा मेन मकसद है वो ये है कि इससे आपका पेपर गणित में कितना तैयार है, कितना नहीं तैयार है, यानी जितने भी आपने चैप्टर पढ़े हैं वो आपके तैयार हैं या नहीं, इससे आपको इससे अंदाज़ा लग जाएगा, इससे आपको पता लग जाएगा कि आप अभी कहाँ पर कमज़ोर हैं, किस चैप्टर के आप सवालों को नहीं कर पा रहे हैं या किस चैप्टर के सवाल में अभी आप कमज़ोर हैं। इससे आपको ये जानकारी मिल जाएगी। तो मैंने जितने भी चैप्टर पढ़ाए हैं सिर्फ उन्हीं चैप्टर का मैं ये प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। और प्रैक्टिस सेट के साथ साथ जितने भी हमारे कमज़ोर प्रशिक्षु हैं गणित में उनके लिए भी ये बहुत लाभदायक वीडियो है, क्योंकि उनकी भी प्रैक्टिस होती रहेगी। वो जिन सवालों को नहीं समझ पाए हैं वो प्रैक्टिस सेट के माध्यम से उनको फिर से उनका रिवीजन भी हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। तो आप लोगों का एक तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा और आप लोगों की प्रैक्टिस भी होती रहेगी और आप कहाँ पर अभी कमज़ोर हैं इसका भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो साथ ही साथ मेरे इस वीडियो के साथ साथ आप पेन और कॉपी लेकर बैठिए। जब भी मैं किसी सवाल की डिमांड करूं आप उसको तुरंत जल्दी जल्दी से सॉल्व करिए। कहाँ पर आप चूक रहे हैं, कहाँ पर आपसे गलतियां हो रही हैं, इससे आपको इसका भी अंदाज़ा लग जाएगा। तो मैंने ये आइडिया आप लोगों के लिए बहुत अपनी तरफ से बहुत अच्छा सोचा है। आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और प्रैक्टिस के साथ साथ मैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराऊंगी प्रैक्टिस में ही। इसी में आपको कहीं से अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको किसी बुक से पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको किसी राजन सीरीज़ पवन सीरीज़ को पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं सब इसी में लेकर आई हूँ। चाहे आपकी वो हर एक प्रैक्टिस क्लास में मैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व कराऊंगी और आपकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगी। तो हर एक चैप्टर से मैं लेकर आई हूँ, लेकिन फ़िलहाल आज मैं जितने चैप्टर मैंने पढ़ा दिए हैं आज उसकी प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो मुझे यही लगा कि अगर आप मैथ्स में कमज़ोर हैं, अगर आप मैथ्स में वीक है, तो आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग करने का एक यही तरीका है। चैप्टर तो आप पढ़ ही लेंगे, आप उसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन क्या होता है जब प्रैक्टिस करते हैं तो आप क्या होता है उसमें समझ नहीं पाते। तो मैं खुद चाहती हूँ कि मैं खुद ही आपकी प्रैक्टिस कराऊँ ताकि आप किसी भी तरीके से मैथ में कमज़ोर ना पड़े और इस बार आपकी मैथ में बैक ना लगने पाए। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी आपका मैथ्स का पेपर, आपका इंग्लिश का पेपर और आपके साइंस के पेपर को एकदम मजबूत कर दूँगी ताकि आपसे कोई पेपर में गलती ना हो और आपकी बैक ना लगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सभी चैप्टर के रिवीजन को, यानी जितने भी चैप्टर पढ़ाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसी तरीके से आपको रोज़ मैथ्स की प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, मैं महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, इससे आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा किस तरीके से आपके बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, पेपर में पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो चलिए पहला आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन है। देखिए 2016 में ये आया हुआ भी है, तो ये आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। और आपको पता है कि ज़्यादातर आपके प्रश्न यानी 70% आपके क्वेश्चन जो हैं वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के उठा के रखे जाते हैं आपके पेपर में। आपने फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर दिया है तो आपको खुद ही पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन है, संख्याओं 10, 65 और 91 का लघुत्तम समापवर्तक है। तो मैंने आपको लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया था। लघुत्तम समापवर्तक जिसे हम LCM कहते हैं। देखिए साथ ही साथ मैं हर एक पॉइंट टू पॉइंट मैं हर चीज़ की व्याख्या भी करती रहूँगी ताकि आपको फिर से रिवाइज होता रहे, ठीक है। तो लघुत्तम समापवर्तक मैंने क्या बताया था, LCM के बारे में मैंने क्या बताया था, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी हुई संख्या से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 10, 65 और 91 का लघुत्तम समापवर्तक। तो 10, 65, 91 का लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो चलिए यहाँ पर निकालते हैं, थोड़ा सा स्पेस भी है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर निकालते हैं। तो 10 क्या बोला है, 10, 65 और 91 का लघुत्तम समापवर्तक हमको निकालना है। तो इस तरीके से हम निकालते हैं लघुत्तम समापवर्तक। तो सबसे पहले हम छोटी से छोटी संख्या लेते हैं। अगर छोटी से छोटी संख्या डिवाइड हो जाती है तो पहले हम उसी को लेते हैं। तो 10 हमारा 2 से कट जाएगा तो हम सबसे पहले 2 लेते हैं, 2 पंचे 10, ठीक है।
65 कटेगा नहीं तो इसको वैसे ही उतार लेते हैं, 91 भी नहीं कटेगा तो वैसे ही उतार लेते हैं। अब क्या हमारी कोई भी संख्या 2 से कटेगी? नहीं कटेगी। तो अब हम क्या करते हैं, 5 को लेते हैं। 5 से हमारा 5 कट जाएगा, 5 एकम 5। 65 नहीं कटेगा, इसको पूरा उतार लेते हैं। 91 भी नहीं कटेगा तो इसको पूरा उतार लेते हैं। अब वह छोटी से छोटी संख्या लेते हैं जिससे 65 और 91 कट जाए। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या है? 7। 7 हमारा 65 7 से कट जाएगा तो 7 एकम 7, 3 बचा, सॉरी 65 क्या है, 65 हमारा जो है 7 से 7 दूनी 14, 7 1 7 4 7 25 35 7 नहीं 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 1 मिनट फिर से बता रहे हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, फिर से बताते हैं। क्या है? 10 और 65 और 91, ठीक है। तो इसको काटते हैं, तो वह छोटी से छोटी संख्या लेते हैं तो 2 लेते हैं पहले। तो 2 से 10 कट जाएगा तो 2 पंचे 10। 65 नहीं कटेगा, उसको पूरा उतार लेंगे। 91 नहीं कटेगा, इसको पूरा उतार लेंगे। अब वह छोटी से छोटी संख्या लेते हैं जिससे 5, 65 और 91 कट जाए। तो 5 लेते हैं, 5 से 5 कट जाएगा, 5 एकम 5। 65 भी कट जाएगा, मैंने यही मिस्टेक किया, 65 नहीं काटा, 65 भी कट जाएगा। तो 5 एकम 5 बचा 1, 5 तियाँ 15। 91 नहीं कटेगा, इसको पूरा उतार लेते हैं। अब वह छोटी से छोटी संख्या लेते हैं जिससे हमारा 13 और 91 कट जाए। तो 7 हम लेते हैं, 7 से हमारा 91 कट जाएगा, ठीक है। तो 7 13 उतार लेंगे, 13 नहीं कटेगा, 91 कट जाएगा, 13 बार में जाएगा। 13 7 91 होता है तो 13 बार में जाएगा, ठीक है। अब अगला है, अब 13 बचा आपका, तो 13 एकम एकम एकम, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिला हमें मिला 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13। तो हम इसको गुणा कर लेते। क्या मिला हमें? 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13, ठीक है। तो क्या है? 2 पंचे 10, 10 सत्ते 70 और 70 को 13 से जब हम गुणा करेंगे, 70 को 13 से हम गुणा करेंगे तो ये हमारा आया 0 और 3 सत्ते 21 और 7 त्रिक 21 और 7 एकम 7 2 9, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या आया? 910। चलिए देखते हैं क्या हमारा उत्तर 910 इसमें दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। दिखा रहा है, देखिए प्रश्न नंबर 7 जो हमारा उत्तर है 910, हमारा उत्तर आ गया 910। तो कैसे लगा? अच्छा लगा ना? तो अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक भी कर दीजिए और शेयर बहुत करिएगा, जितना आप शेयर कर सके उतना शेयर करिएगा भाई, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए खूब। आपके फ्रेंड्स तो डीएलएड के ही होंगे ना। अब देखिए दूसरा है प्रश्न आपका स्क्रीन पर, ये भी देखिए 2016 में आया हुआ है, ठीक है। 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं। तो अगर आपने मेरी वीडियो देखी होंगी तो जब परिमेय संख्याओं के बारे में मैंने पढ़ाया है तो वहाँ पर बताया है कि जब भी कोई 2 असमान परिमेय संख्याएं होती हैं या कोई भी परिमेय संख्या, ठीक है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच हमेशा कितनी संख्या होती है? अनंत संख्या होती है। भाई 2 असमान परिमेय संख्या क्या कहा? जैसे एक परिमेय संख्या 1 है और दूसरी 2 है तो दोनों असमान है ना, ये 1 है और ये 2 है, तो इनके बीच पूछा गया है कितनी परिमेय संख्या होंगी। तो इनके बीच कितनी परिमेय संख्याएं होंगी? अनंत, ठीक है, जिसकी कोई गिनती नहीं है, कई सारी परिमेय संख्याएं होंगी। तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है द अनंत परिमेय संख्याएं होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका प्रश्न है 3 + 2 ब्रैकेट में 3 + 2 × 7 का मान होगा। तो मान आपको निकालना मैंने सिखाया हुआ है, तो चलिए निकालते हैं इसका मान। क्या दिया है? दिया है ब्रैकेट में 3 + 2 × 7, ठीक है। तो आपको पता है जब भी हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं, जब भी हम ब्रैकेट को खोलते हैं तो हमेशा बाहर वाली संख्या से इसको भी गुणा करते हैं और इससे भी गुणा करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे? तो 3 को हम 7 से भी गुणा करेंगे प्लस 2 गुणे 7, ठीक है। यही आपका पूछा है। अगर आपका पूरा सॉल्व करने का होता तो हम 3 सत्ते 21 कर देते और 2 सत्ती 14, 21 और 14 को जोड़ते हैं तो 35 आता है उत्तर, ठीक है। लेकिन आपका बस यही इतना ही पूछा गया कि इसको कैसे ओपन करेंगे, ठीक है। तो जब भी हम किसी ब्रैकेट को बाहर के किसी संख्या को ब्रैकेट के साथ ओपन करते हैं तो इस वाली संख्या को हम इससे भी गुणा करेंगे और इस वाली संख्या को हम इससे भी गुणा करेंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से समझा देते हैं ताकि हमारे जो कमज़ोर प्रशिक्षु हैं उनको अच्छे से समझ में आ जाए। मेरा मेन मकसद है कमज़ोर प्रशिक्षु को
तेज़ बनाना। तो 3 + 2 ब्रैकेट में है गुणे 7, तो हम क्या करेंगे, पहले 7 को 3 से गुणा करते हैं, 3 × 7 ऐसे लिख देते हैं। जब हम संख्याओं को तोड़ तोड़ के सही तरीके से लिखते हैं तो हमारा गुणा भाग करने में कोई परेशानी नहीं होती है। बीच में प्लस का निशान लगा हुआ है तो हम प्लस का निशान लगा देंगे, फिर 7 को 2 से गुणा करेंगे, 2 × 7। आपका बस इतना ही पूछा है, यही आपका उत्तर है। ठीक है, तो देखिए क्या है आपका उत्तर। उत्तर नंबर बा है, एक सेकेंड, क्या है आपका उत्तर। उत्तर नंबर बा है 3 × 7 + 2 × 7। ठीक है, समझ में आ गया। अगला प्रश्न है x - 7 और x - 9 का गुणनफल क्या होगा, यानी गुणा क्या होगा इन दोनों का। तो सेम इसी तरीके से लगेगा, बस इसमें दोनों का ब्रैकेट खोलना है। क्या कहा है, चलिए क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है x - 7 और क्या पूछा है इंटू x - 9, इनको ओपन करना है, ये पूछा है। ठीक है, तो जब भी हम किसी ब्रैकेट से ब्रैकेट को गुणा करते हैं तो दोनों संख्याओं को करते हैं। तो पहले हम x को इन दोनों से कर लेते हैं। ठीक है, तो x × x × 7। ठीक है, या इस तरीके से हम बताते हैं x - 7 × x - 9 है, तो इनको जब हम ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का x के गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, x² आ जाएगा। क्या हो जाएगा, x², यानी x को x से गुणा किया, क्या हो गया, x² हो गया। माइनस बीच में लगाए, माइनस लगाएंगे, फिर इसको इससे गुणा करेंगे तो 7x हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, फिर यहाँ पर है, अब हम x को किससे गुणा करेंगे, एक सेकेंड, x - 9, x + 7 x - 9। तो x को पहले हम क्या करेंगे, x² हो गया, इस x को इससे करेंगे, फिर x को इससे करेंगे, स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस हो गया, 9x हो गया। ठीक है, अब ओपन करेंगे, फिर क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, ये प्लस का 7x हो गया, और इससे किया, अब इसको इससे किया, तो क्या हो गया, प्लस माइनस 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 9 × 7 = 63। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, कैसे, x² है तो x² पूरा x² लिख लेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 16x हो जाएगा। ठीक है, 9 और 7 16 हो गए, और माइनस का 16x हो जाएगा। फिर क्या बचा, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस है, यहाँ पर माइनस का, एक सेकेंड थोड़ा मिस्टेक हो गया, देख लेते हैं। अच्छा, दोनों में माइनस है, फिर से देखते हैं, दोनों में माइनस, यानी x - 7 है इंटू x - 9 है। आप करते हैं तो पहले x को इससे करेंगे, फिर x को इससे करेंगे, तो x को क्या हो गया, x², क्योंकि यहाँ पर इंटू है ना, इसलिए x² हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्लस होता तो ये 2x हो जाता। ठीक है, x², और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया 9x। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस का निशान लगा लेंगे, -7x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 7×9 = 63। समझ में आ गया। आप सॉल्व करेंगे तो x² लिख लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के आपके हो गए 16x, लेकिन यहाँ पर बड़ी संख्या पर माइनस लगाए तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस 63, यही आपका उत्तर हो गया। तो आपका उत्तर क्या हुआ, x² - 16x + 63। देखिए क्या उत्तर आया आपका, x² - 16x, x² - 16x + 63। देखिए यहाँ पर आपके सारे उत्तर गलत हैं, तो जो मैंने आपको बताया वही होगा। क्या होगा, x² - 16x + 63 होगा। ठीक है, ये पहला उत्तर आप सही कर लीजिएगा, प्लस यहाँ पर लगा लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, परिमेय संख्याएं -4/9 से छोटी परिमेय संख्या क्या है। तो मैंने आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बताई है। ठीक है, तो आपको पता है, जैसे ये आपकी पूर्ण संख्याएं हैं, 0 से इधर वाली संख्या सब आपकी क्या होती है, धनात्मक संख्या होती हैं, +1 +2 +3। ठीक है, सब धनात्मक संख्याएं होती हैं, और 0 के इधर वाली जो संख्याएं होती हैं वो ऋणात्मक होती हैं, -1 -2 -3। तो जब भी हम प्लस के इधर उड़ जाते हैं तो संख्याएं इस तरफ क्या बढ़ती हैं, यानी 1 से बड़ी 2 है, 2 से बड़ी 3 है। ठीक है, और जब इधर से इधर जाते हैं तो भी संख्याएं बढ़ती है, -1 से
अब यहाँ पे क्या है, -1 से छोटी क्या है 2 है, -2 से छोटी -3 है, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे कहा है कि -4/9 से छोटी परिमेय संख्या बताइए। तो -4/9 से छोटी परिमेय संख्या क्या होगी, -7/9, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 16, 32 और 64 का लासा है। तो जैसे अभी मैंने आपको लासा निकालना सिखाया था, सेम वैसे ही इसमें निकालना है। क्या कहा है, 16, 32 और 64 का लासा आपको निकालना है, ठीक है। तो वह छोटी से छोटी संख्या लेंगे जिससे सभी संख्या विभाजित हो जाए। तो 2 से 16 विभाजित हो जाएगा, तो क्या करेंगे, 2 8 16, 2 1 2, 2 6 12, 2 3 6, 2 दूनी 4। अभी 8 भी 2 से कट जाएगा, 2 चक्कू 8, 2 8 16, 2 1 2, 2 6 12। अभी भी 4 भी 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 8 16। फिर 2 संख्या से कट जाएंगी सारी संख्याएं, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8। फिर 2 से सारी संख्याएं कट जाएंगी, 2 1 2, 2 1 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 कट जाएगा, 1 1 1। आपके पास क्या बचा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। इन सभी को गुणा कर लीजिए, जो भी उत्तर आएगा वही आपका लासा है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32 और 32 दूना क्या हो गया, 64 आ गया। तो यही आपका उत्तर है। तो वह लासा आपका क्या हो गया, आपका लासा हो गया 64। देखिए उत्तर आ गया आपका, ठीक है, 64 आपका उत्तर है। देखिए ये 2016 का जो बैक पेपर हुआ था उसमें ये आया हुआ था, ठीक है। आगे है समीकरण 1.5y - 7 बराबर 0.5y का हल है। तो इसको हल करना है, सब मैंने हल करके भी आपको बताया है। तो पहले आप वीडियो को देखिएगा, उसके बाद प्रैक्टिस करिएगा। जब वीडियो को ही नहीं देखे होंगे तो आप प्रैक्टिस कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को देखिएगा, वीडियो मैंने सारी आपको मैथ्स की सारी वीडियो करा दी है, कुछ ही बची हैं, तो आप उनको देखिए, उसके बाद प्रैक्टिस करिए। तो क्या कहा गया था, इसमें कहा गया है 1.5y - 7 बराबर 0.5y को हल करना है। तो हम पहले हमने क्या बताया था, ये चर और अचर संख्याओं वाला है ये आपका क्वेश्चन। तो पहले हम चर संख्याओं को एक तरफ कर लेंगे, अचर संख्याओं को एक तरफ। तो 1.5y और इस माइनस वाली, इस y वाली संख्या को इधर ले आएंगे तो ये प्लस में है, किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो -0.5y बराबर ये 7 इधर चलाएगा, ये माइनस में है, ये किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान तरीके से आपको बता रही हूँ। अब 1.5 में से 0.5 गया तो कितना बचा, 1 बचा, ठीक है। कितना बचा, 1 बचा। तो 1 यानी 1.5 में से आप आधा निकाल दोगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 1y बराबर 7 हो गया। अब y बराबर 7/1 हो गया, यानी कि इसका उत्तर हो गया 7, ठीक है। क्या हो गया, 7। तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया 7। तो देखिए y बराबर कितना आ गया है, y बराबर आपका आ गया है 7। तो बा उत्तर आपका सही है, ठीक है। अगला है z-x प्लस x-y प्लस xy-z का हल कीजिए। तो चलिए हल करते हैं। क्या कहा गया है, z-x प्लस x-y प्लस xy-z को हल करना है, ये बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर ये माइनस है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको इससे करेंगे, 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 ऐसे करते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया हमारे पास हो गया yz को जो गुणा करेंगे तो yz माइनस yx को गुणा करेंगे तो क्या हो गया, yx, ठीक है, या xy भी लिख सकते हैं। प्लस zx को करेंगे तो zx माइनस zy, ठीक है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या बचा, xy माइनस xz, xy माइनस xz। समझ में आ गया। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। तो देखिए जो प्लस और माइनस वाला जो होता है वो क्या होता है, कट जाता है, ठीक है। प्लस माइनस वाली संख्याएं क्या होती हैं, कट जाती हैं, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए yz और yz कहीं है, ये देखिए yz, ये yz है, ये yz, ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। माइनस xy है, प्लस xy है, ये दोनों भी कट जाएंगे। माइनस zx है और प्लस zx है, ये भी कट जाएगा। तो उत्तर आपका क्या बचा, उत्तर बचा आपका 0, यानी सब कट गए तो उत्तर क्या बचा, 0 बचा।
तो देखिए उत्तर आपका क्या बचा है, 0। तो क्या 0 कहीं पर उत्तर है? हाँ है। तो दा में उत्तर दा आपका 0, ये आपका उत्तर आ गया। ठीक है। अब अगला प्रश्न है आपका, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर और आधार 15 सेंटीमीटर है, त्रिभुज की संगत ऊंचाई होगी। तो ये अभी मैंने त्रिभुज वाले आपको क्वेश्चंस नहीं कराए हैं, इसलिए मैं इसको अभी सॉल्व नहीं कराऊंगी। जब मैं आपको इसको पढ़ा दूंगी तभी इसकी प्रैक्टिस कराऊंगी। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अगला है, पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव होता है। तो आपको पता है पूर्ण संख्याओं में योग का, मैंने आपको बताया था तत्समक अवयव किसे कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी किसे कहते हैं, वह संख्या जो पूर्ण संख्या में जोड़ दें तो पूर्ण संख्या के मान में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है। वह कौन सी संख्या होती है जो पूर्ण संख्या में जोड़ देने पर, या ऐसी संख्या जो पूर्ण संख्या में जोड़ देने पर क्या होता है, पूर्ण संख्या में के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वो क्या कहलाती है, तत्समक अवयव, योग का तत्समक अवयव कहलाती है। यही तो मैंने पढ़ाया था आपको। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण संख्या में जोड़ देने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो 1 में जब हम 0 को जोड़ देंगे तो क्या 1 के मान में कोई परिवर्तन आया, नहीं आया। 2 में हम 0 को जोड़ दें तो क्या 2 में कोई परिवर्तन आया, नहीं आया। 3 में हम 0 को जोड़ दें तो क्या 3 में कोई परिवर्तन आया, नहीं आया। 100 में हम 0 को जोड़ दें तो क्या 100 में कोई परिवर्तन आया, नहीं आया। और अभी यही हम 3 में 1 को जोड़ देंगे तो इसकी संख्या में परिवर्तन आ जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है। तो 0 एक ऐसी जीरो हमारी ऐसी पूर्ण संख्या है जो योगात्मक का तत्समक अवयव होता है। ठीक है। 0 हमारी ऐसी संख्या है जो पूर्ण संख्या में जोड़ देने पर पूर्ण संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। तो उत्तर नंबर आ आपका सही है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अच्छे से अगर समझ में आपको आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट्स करिए और बताइए भी समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 56, 70 और 84 का लघुत्तम। देखिए लघुत्तम समापवर्तक आपसे बहुत बार पूछा गया है, तो एक चीज़ इससे आपको ये पता चल गया कि किस तरीके के प्रश्न आपके पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक एकदम रट्टा मार लीजिए। ठीक है। बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। रट्टा, मैथ्स में आप रट्टा तो मार नहीं सकते, यानी कि कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाइए और वहाँ पे लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक को अच्छे से समझिए जा करके, अगर आपको नहीं आता है। बाकी मैं प्रैक्टिस कराती रहूँगी तो आपको वैसे भी आ जाएगा। देखिए 2017 में भी पूछा गया लघुत्तम समापवर्तक, और अभी आपने 2016 में भी पढ़ा था। तो 56, 70 और 84 का लघुत्तम समापवर्तक हम निकालते हैं। चलिए आइए निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या कहा है, किस किस का निकालना है आपको लघुत्तम समापवर्तक, 56, एक सेकेंड, 56 का निकालना है, 56, 70 और 84 का आपको लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। ठीक है। तो 56, 70 और 84 के 2 से कट जाएगा, कट जाएगा। तो चलिए 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 3 6 बचा 1, 2 5 10, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4 कट गया। अभी भी 2 से कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8, 35 नहीं कटेगा, पूरा उतार लेंगे। जो संख्या आपको पता है नहीं कटती उसको हम पूरा उतार लेते हैं। अब 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, अभी भी 2 से कट जाएगा, 2 सत्ती 14, 35 उतार लेते हैं, 21 नहीं कटेगा, ये भी उतार लेते हैं। अब लगाते हैं 5 से, 7 नहीं कटेगा, पूरा उतार लेंगे, 5 सत्ते 35 और 21 नहीं कटेगा, पूरा उतार लेंगे। अब 21 आपका 3 से कट जाएगा, तो 7 और 7 उतार लिए, 7 3 सत्ते 21, बचा 7। अब 7 एकम एकम एकम। ठीक है। तो आपके पास क्या बचा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 पंचे 40। क्या बचा आपके पास, 40 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 गुणे 3 गुणे 7 बचा आपके पास। ठीक है। तो इनको गुणा करते हैं, तो 40 तियाँ 120 गुणे 7, 7 सिफर सिफर यानी 0 उतार लिया, 7 0 0 हो गया, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7 और 1 8, 840 आपका उत्तर आया। तो देखिए क्या ऑप्शन में आपका 840 उत्तर आया है। चलिए देखते हैं। जी हाँ, आपके ऑप्शन में है 840, तो सा उत्तर आपका
सही है। अब देखिए 2017 में ये प्रश्न पूछा गया कि था 2 पॉइंट, अब देखिए ये हल करने वाले, समीकरण को हल करने वाले भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इससे आपको ये भी अंदाज़ा हो गया कि जो समीकरण को हल करने वाले यानी चर और अचर राशियां जो होती हैं उनको हल करने वाले क्वेश्चन एक जरूर पूछा जाता है आपके पेपर में, चाहे बहु विकल्पी में पूछा जाए, चाहे अति लघु में पूछा जाए, चाहे लघु में पूछा जाए, ठीक है। तो इससे आपको ये भी अंदाज़ा लगता जा रहा है प्रैक्टिस करते करते कि कौन से प्रश्न आपके पेपर में ज़्यादा पूछे जाते हैं, यानी किस टॉपिक के प्रश्न आपके पेपर में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 2.8x बराबर 5.4 प्लस एक्स, क्या कहा है, चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं क्या कहा है। 2.8x बराबर 5.4 प्लस एक्स, ठीक है। तो हम x को एक तरफ ले आते हैं और संख्याओं को एक तरफ, तो 2.8x है और यहाँ पर प्लस का है तो ये माइनस का x हो जाएगा बराबर 5.4। तो 2.8x में से एक x गया तो आपके पास क्या बचा, 1.8x, ठीक है, बराबर 5.4। अब x लिखा बराबर 5.4 और ये वाला 1/8 जो है इसके नीचे ले आएंगे। अब दशमलव से दशमलव हटा दिया क्योंकि बराबर संख्या में लगा हुआ है, ठीक है, तो ये हट गया। तो बचा हमारे पास क्या, हमारे पास बचा x बराबर 54 एक बार फिर से बता देती हूँ क्या बचा था, 8 बराबर 5.4 बटे 1.8 बचा था। तो इस दशमलव को इस दशमलव से हटा दिया, नीचे का दशमलव कट गया, ऊपर का दशमलव कट गया, ठीक है। बचा क्या हमारे पास, x बराबर 54/18, ठीक है। तो 18 एकम 18, 18 तियाँ 54, तो उत्तर क्या आया हमारे पास, उत्तर आया हमारा x बराबर 3, ठीक है। उत्तर क्या आया, x बराबर 3। तो चलिए देखिए क्या हमारे इस उत्तर, ये हमारा उत्तर सही है या नहीं। तो देखिए 3 उत्तर आया, इसका उत्तर हमारा सही है, ठीक है। अगला प्रश्न भी आपका त्रिभुज से है, इसे भी मैंने अभी नहीं पढ़ाया है इसलिए भी इसको मैं सॉल्व नहीं कराऊंगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 9y स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 8y स्क्वायर का योग होगा, ठीक है, यानी इसको जोड़ कर बताना है। तो चलिए जोड़ कर बताते हैं। तो सबसे आसान तरीका मैं आपको समझाऊंगी जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्या है, x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 9y स्क्वायर, और जब भी किसी संख्या को जोड़ घटाना करना होता है तो उसको जोड़ लिख दिए यहाँ पर और दूसरी संख्या को ब्रैकेट में लिख देते हैं ताकि हमें खोलने में आसानी हो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 8y स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस चाहिए तो इससे थोड़ा छोटे छोटे लिखते हैं, x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 9y स्क्वायर, ठीक है, 9y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 8y स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए x स्क्वायर यहाँ पर भी है और x स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर जो यहाँ पर भी ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। अगर प्लस में है तो जोड़ लेंगे ना, तो 2x स्क्वायर हो गया। अब माइनस 2xy और यहाँ पर प्लस 2xy है तो ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। अब क्या है, 9y स्क्वायर माइनस 8y, तो 9 में से 8 गए, 1 बचा, तो क्या बचा, प्लस y स्क्वायर, यानी कि 9y स्क्वायर में से 8y स्क्वायर गया तो क्या बचा आपके पास, y स्क्वायर बचा। तो यही आपका उत्तर है, 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। देखिए क्या यही उत्तर आपका आया हुआ है, कहीं पे है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखिए ये देखिए, तो समझ में आ गया आप लोगों को। अब अगला प्रश्न है आपका, इनमें कौन सी अभाज्य संख्या है, 9, 18, 6, 11। तो चलिए अभाज्य संख्या आपको बताते हैं। आपने अभाज्य संख्या फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वे संख्या जो स्वयं से कटे और एक से कटती है, ठीक है। वे संख्या जो एक से और स्वयं से विभाजित होती है उसे हम कौन सी संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। फिर से बता देती हूँ, वे संख्याएं जो एक से और स्वयं से कटती है उसे हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो क्या क्या दिया था, 9 दिया था, क्या दिया था, 9 दिया था, 18 दिया था, 6 दिया था और 11 दिया था, ठीक है। तो इन सभी अभाज्य संख्याओं को समझाती हूँ मैं आपको। तो 9 क्या है, 9 1 से भी कट जाएगी, 1 9 9 होता है, 3 3 9 होता है, 9 1 9 होता है, ठीक है।
18 1 से भी कटेगी, एक 18 18 हो जाएगा। 2 से भी कटेगी, 2 9 18 होता है, 3 6 18 होता है, 6 3 18 होता है और 18 1 18, ठीक है। और 9 दूनी भी 18 होता है, ठीक है, 9 भी होता है, ठीक है। फिर क्या है, 6 हमारी 1 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी क्योंकि 2 3 6 होता है, 3 दूनी 6 होता है, 6 कम 6 होता है। 11 हमारी 11 1 कम 11 1 से भी कटेगी और 11 से, यानी कि 11 हमारी अभाज्य, ऐसी अभाज्य संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो 11 हमारी ऐसी संख्या है जो 1 से और स्वयं से कटती है, इसके अलावा ये किसी से विभाजित नहीं होती है। तो ये हमारी क्या है, 11 हमारी अभाज्य संख्या है। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, इनमें कौन सी भाज्य संख्याएं हैं। तो भाज्य संख्याएं का मतलब है जो एक या खुद के कटने के अलावा और भी कई संख्याओं से विभाजित हो जाए, यानी एक से और स्वयं से विभाजित होने के साथ साथ जो और भी संख्याओं से संख्या विभाजित हो जाती है उसे हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 6 हमारा 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 6 से भी कटता है, तो ये हमारी भाज्य संख्या हो गई, ठीक है। 23 हमारा केवल 1 से कटेगा और 23 से कटेगा। 7 हमारा भी 1 से ही कटेगा और 7 से कटेगा। 31 हमारा 1 से कटेगा और 31 से, यानी कि ये 1 से और स्वयं से विभाजित हो रही है, 1 से और स्वयं से, 1 से और स्वयं से, तो यानी कि ये अभाज्य संख्या है। तो हमारी भाज्य संख्या क्या निकली, हमारी भाज्य संख्या है 6। जो 6 हमारी भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि ये 1 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, 6 से भी कटेगी, ठीक है। तो वे संख्याएं जो 1 से और स्वयं से कटने के अलावा और भी कई संख्याओं से कटती हैं, उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है। तो आपको अभाज्य और भाज्य फिर से इसका रिवीजन हो गया, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बार बार आपने मासा लासा लगाया है, तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 तथा 36 का मासापा क्या होगा, तो इसका आंसर हमें कमेंट्स बॉक्स में चाहिए। ये आपको सॉल्व करके बताना है ये क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। क्या है, होमवर्क है। तो अगर आप मुझे होमवर्क करके देंगे तभी मैं समझूंगी कि आपने वीडियो को पूरा देखा है, वीडियो को अच्छे से समझा है, वीडियो को सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं। तो ये आपका होमवर्क है। अगर ये आपका नहीं सॉल्व होगा तो आप कमेंट्स में लिखिएगा कि मैं नहीं कर पाई हूँ, तो मैं इसको, ऐसा नहीं कि मैं इसको समझाऊंगी नहीं, कल मैं इस क्वेश्चंस को समझाऊंगी, लेकिन इससे पहले आपको सॉल्व करके मुझे दिखाना है। और चीटिंग बिल्कुल भी मत करिएगा कि चीटिंग करके आप पढ़ लें, क्योंकि मैंने वीडियो में भी ये क्वेश्चंस पढ़ाया है, इसलिए मैंने इसको फिर से दिया है। तो चीटिंग मत करिएगा। अगर आपको आ रहा है तो ही आप सॉल्व करिए, नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स में लिखिए, तो मैं आपको दोबारा उसे समझाऊंगी, ठीक है। हाँ, आप वीडियो पे जाके कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को आप पूरी ईमानदारी के साथ सॉल्व करके कमेंट्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।